आदाब नाज़रीन, गलगला बपा है। फरहान बिन फैसल जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका दौरा मुकम्मल हुआ है, उनकी वापसी का अमल शुरू हो रहा है। एक और सऊदी शख्सियत पाकिस्तान पहुँच चुकी है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पहुँची है। मुआविन वज़ीर दिफ़ा उनके पाकिस्तान आए हैं। इस दौरान में एक ये भी खबर आ गई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर आज़म सऊदी अरब होंगे। 28 और 29 की तारीखें तय पा गई हैं। सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं वो इस हाई प्रोफाइल विजिट के लिए पाकिस्तान आए हुए थे। अहमद फ़ारूक को अचानक अब उनको वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारा ग्राउंड वर्क करने की ज़रूरत है। यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। हमने भी उनसे सवाल पूछा पाकिस्तानी डायस्पोरा के हवाले से और जो इंटरनेशनल चैलेंजेस दरपेश हैं रीजन को और पाकिस्तान को, उसके हवाले से। तो सऊदी वज़ीर ख़ारजा खुलकर बोले। उन्होंने ये भी कह दिया कि दुनिया बहुत मुनाफ़क़त का मुज़ाहरा कर रही है और आलमी ज़मीन जो है वो सोया हुआ है और 33,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, उनसे ज़्यादा हज़ार अफराद ज़ख्मी हैं। लेकिन इस दरमियान में ये चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन चार बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो गई हैं। एक तो फैज़ाबाद धरना कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अख्तर शाह की सरबराही में जो धरना कमीशन कायम हुआ था, उसके अलावा नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक सरगर्म है खबर कि वो मुझे क्यों निकाला का बयानिया लेकर वापस आ रहे हैं। उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। फिर साथ साथ एक बड़ी खबर भी है। बड़ी खबर जो है वो अनवरुल्लाह काकड़ के हवाले से। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइफर केस की, क्योंकि अब ये अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो रहा है। साइफर केस में नाज़रीन, आज सलमान सफदर बड़े अच्छे वकील हैं, बड़ा अपने आर्गूमेंट्स को बड़ा अच्छी तरीके से फ्रेम करते हैं। लेकिन और सहाफ़ी का काम ये होता है कि वो जो देख रहा होता है, जो उसका इम्पैक्ट होता है, वो उसके ऊपर बात करे, पसंद नापसंद से हट कर बात करे। अब मैं जब भी पीटीआई के बारे में बात करता हूँ तनकीदी निगाह से देखता हूँ, क्योंकि सहाफ़ी का काम ही तनकीद करना है। ऐसा नहीं है जैसे वो पीटीआई समझती है कि जो उनके साथ है और उनके मुखालफिन पर तनकीद कर रहा है सहाफ़ी वही है, या नून लीग भी बहुत सही दफ़ा ऐसा ही समझती है और अब ज़्यादा समझना शुरू हो गई है कि हामिद मीर ने और कुछ सहाफ़ियों ने तनकीद करना शुरू हुई है तो नून लीग अब उनकी ट्रॉलिंग कर रही है। ऐसा नहीं है। सहाफ़ी जो देखता है, जो समझता है, जो उसका इम्पैक्ट होता है, वो उसी पर बात करता है। कभी तनकीद करता है, कभी हिमायत भी करता है। इसलिए हम भी करते हैं। लेकिन इसमें आज सलमान सफदर ने मेरी राय में जो है वो केस, इमरान खान का केस ख़राब कर दिया। उनको मेरी राय हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरी राय मेरे उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर है जो मुझे 33-34 साल में कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान हासिल हुआ। 12 साल मैंने रेगुलर कोर्ट रिपोर्टिंग की है, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, लोअर कोर्ट की भी की है उसके अलावा। तो उस वजह से नाज़रीन, उसमें सलमान सफदर साहब के बड़े अच्छे दलाइल थे, लेकिन आज उन्होंने जिससे चीज़ों को फ्रेम किया, मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा कि आज़म खान असल मुलजिम है, और उसी के पास आया था। फिर उन्होंने ये नहीं बताया कि प्राइम मिनिस्टर को, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनको वो मिला नहीं मिला। उनका ये भी कहना था कि ये जो साइफर किस किस को मिला, इस तरह की जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको पार्ट नहीं बनाया जा सकता। फिर उनका ये भी कहना था कि जी असल साइफर तो महफूज है, तो कोई जुर्म ही नहीं हुआ। फिर आज उन्होंने एक नई दलील ये दी कि जो कॉपी गुम हो गई है, तो असल साइफर तो महफूज है, तो इसलिए ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कि कुछ ज़िमनी उसमें तो आ जाता है रूल्स की खिलाफ वर्जी में, लेकिन ये कुछ जुर्म नहीं है। जबकि अच्छा, फिर उनका ये भी इस्तदलाल रहा कि इमरान खान को तो साइफर मिला ही नहीं। अब उनके दलाइल मुकम्मल हो गए। कल रिजवान अब्बासी जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर है वो अपने दलाइल देंगे। यकीनी तौर पर वो भी कुछ देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनसे आप नज़र नहीं चुरा सकते। एक तो साइफर एक स्पेशल डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए वो रूटीन का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसमें जो टॉप सेंसिटिव पेपर्स हैं उनमें आता है। पेपर्स की भी अपनी अपनी नौयत होती है ना। अब वो तो हर पेपर पे लिखा होता है हाईली कॉन्फिडेंशियल, लेकिन कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जो मोस्ट हाईली कॉन्फिडेंशियल होते हैं। उनमें साइफर भी है, क्योंकि साइफर का खतरा ये होता है कि उसकी कोडेड लैंग्वेज बाहर चली जाएगी। और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, बानी पीटीआई जो है अब जेल में है, वो बारहा ये तस्लीम कर चुके हैं मीडिया पर कि उन्हें कॉपी मिली थी। उनकी ऑडियो भी है, आजम खान के साथ वो बात कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को बुलाना है मीटिंग में, और वो जो ये जो साइफर है इस पर हम खेलेंगे। फिर उनके 3-4 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ हैं जिसमें वो ये फरमाते हैं कि जी वो साइफर की कॉपी मिली थी, वो गुम हो गई। और उसके बाद वो साइफर बैरून मुल्क एक अमरीकी अदारे में
چھپ گیا، یعنی ایک امریکی جریدے نے اس کو شائع کر دیا، اس کا پورا کانٹیکسٹ شائع کر دیا. تو یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس پہ تھوڑا حالانکہ عمران خان کے جو حامی ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیس اڑ گیا، لیکن میری رائے میں کیس ریمانڈ بیک ہو سکتا ہے، کیونکہ سلمان صفدر کو بھی جب یہ احساس ہوا کہ وہ شاید کچھ لمٹس کراس کر گئے ہیں اپنے کلائنٹ کے حوالے سے اور کچھ غلط بات کر گئے، تو پھر انہوں نے بھی دلیل یہی دینا شروع کی کہ اس کو ریمانڈ بیک کیا جائے. زیادہ سے زیادہ ریمانڈ بیک ہو سکتا ہے، لیکن سیفر کا کیس موجود رہے گا. وہ کچھ دوستوں کا جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ شاید اڑ جائے گا کیس، تو ایسا نہیں ہے. ناظرین، اب آتے ہیں ذرا اگلی ڈیولپمنٹس کی جانب. سعودی جو سرمایہ کاری ہے اس کے حوالے سے تو آج بڑا امپورٹنٹ دن رہا، وہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن دو تین چار خبریں اور بھی ہیں. آج فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ گزشتہ رات گئے، اس کا کچھ کنٹیکسٹ مجھے مل گیا تھا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، تو میں نے مناسب یہ خیال کیا کہ 24 گھنٹے آج شام کو یعنی چند گھنٹے کے بعد کر دیں گے. وہ کمیشن رپورٹ ناظرین بڑی آئی اوپننگ ہے. اس میں ایک تو ملبہ خود شہباز شریف پر گرا دیا جو وزیر اعظم، اور یہ اس رپورٹ سے یہ انڈیکیٹ ہو گیا کہ شہباز شریف اپنے بڑے بھائی کی پارٹی کی جو مرکزی حکومت تھی، جو شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں کام کر رہی تھی، جب نواز شریف نااہل ہو گئے تھے تو اس سے اس کی مدد نہیں کی. اس رپورٹ پہ یہ کہہ دیا گیا کہ پنجاب حکومت نے کمزوری کا مظاہرہ کیا اور آنے دیا. پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جڑواں شہروں کی انتظامیہ یعنی پنڈی کی انتظامیہ اور اسلام آباد کی انتظامیہ میں کوئی کوآرڈینیشن اور کوہیژن نہیں تھی. اس کے علاوہ اس میں بڑی تفصیل سے بتا دیا گیا. پھر احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف کے حوالے سے یہ بتا دیا گیا کہ انہوں نے بالکل موقف اختیار کیا جو جنرل فیض کے خلاف نہیں جاتا، جس کی وجہ سے جنرل فیض کو کلین چٹ مل گئی ہے. ان کا موقف میں یہی تھا کہ جی جنرل فیض کو تو ذمہ داری دی گئی تھی، حکومت کا اجلاس ہوا تھا. شاہد خاقان عباسی نے بتایا کہ حکومت کا اجلاس ہوا تھا، حکومت نے ان کو ذمہ داری دی تھی پاک فوج کو، اور صحیح سے کہا گیا تھا کہ وہ حاصل کرے، ان سے رابطہ کرے اور قیادت تک رسائی حاصل کرے، اور اس کے بعد ان سے مذاکرات کرے. جنرل فیض عبید کے بیان کا بھی کانٹیکٹ سامنے آ گیا، ان کی کچھ ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں. جنرل فیض عبید نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ یہ میرا فیصلہ نہیں تھا، یہ ادارے کا فیصلہ تھا، اور ادارے کو حکومت نے ہدایت کی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے آرمی چیف اور DG ISI نے ہدایت کی تھی کہ ان سے مذاکرات کروں، اور میں نے اس ہدایت پر مذاکرات کیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تحریک لبیک کی قیادت تھی وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی حکومت سے، اور وہ چاہتی تھی کہ آرمی چیف معاہدے پر سائن کرے، اور چونکہ وہ نیچے نہیں آ رہے تھے تو مجبوری میں مجھے سائن کرنا پڑے. اور وہ جو 1,000 روپے دینے والا تھا، وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جو آئے ہوئے تھے سارے غریب لوگ تھے، اگر دے دیے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ جو ایک بیانیہ نون لیگ بنا رہی تھی جنرل فیض کے خلاف کہ جی انہوں نے فیض آباد دھرنا کرایا اور ہماری حکومت کو چلتا کیا، اس بیانیے کو اس کمیشن نے، اور اس کمیشن کے اندر خود اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے، جو نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے سابقہ ساتھی شاہد خاقان عباسی نے، اس وقت کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے، اور اس وقت کے DG IB آفتاب سلطان نے، جو کلوز AD ہیں نواز شریف کے، وہ انہوں نے اس کو دھڑام سے نیچے گرا دیا، اس کو اس بیانیے کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اب نون لیگ کس منہ سے یہ بات کرے گی؟ بلکہ وہ ایک سینئر جرنلسٹ دوست ہیں، جرمنی میں رہتے ہیں، ڈویچے ویلے میں کام کرتے ہیں، محسن جاجی، ان کا بڑا اچھا تبصرہ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف، احسن اقبال وغیرہ وغیرہ گھر جاتے ہوئے یہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ جو کنگ میکر نواز شریف، کہ نواز شریف کے بارے میں نون لیگ اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کنگ میکر ہیں، کنگ نہیں بنے، کنگ میکر بن گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کو یہ خط، اب وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کنگ میکر ان کی کھال میں گھس بھروا دے گا. تو بہرحال ناظرین، یہ وہ جو بیانیہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن جنرل فیض عبید کو کلین چٹ مل گئی. کچھ لوگ اسے کچھ اور معنی پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ فیصلہ جو ہے وہ ادارہ کرتا ہے، انڈیویجول اس کے اوپر عمل کرتا ہے، یا شخصیات کرتی ہیں، بڑی شخصیات جو اداروں میں سربراہی پر مقرر ہوتی ہیں، کچھ ان کا بھی اختیار ہوتا ہے. اگر ان کی ہدایت پر کیا ہے تو ادارے کو اس کی اونرشپ لینا پڑتی ہے. جنرل فیض کے ساتھ بھی یہی ہوا. لیکن اب نون لیگ کس منہ سے فیض کے خلاف بات کرے گی؟ یعنی وہ جو شاعر کہہ گیا نا، کعبے کو کس منہ سے جاؤ گے ظالم. تو بس ایسا ہی ہے کہ کعبے کس منہ سے نون لیگ جائے گی، کس منہ سے یہ تنقید کرے گی. میرا تو خیال ہے اسی منہ سے کرے گی، لیکن بہرحال یہ بڑا ایشو ہے نون لیگ کے حوالے سے اس میں ناظرین. لیکن اسی حوالے سے ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے. نواز شریف صاحب ابھی بھی قائم ہیں اس پر، چونکہ
वो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, आपको याद होगा उन्होंने एक बड़ा बयानिया बनाया था। अब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने और अब उन्होंने ये भी फैसला कर लिया कि वो नून लीग का जो लाहौर सेक्रेटेरिएट है उसमें बैठा करेंगे बाकायदगी से। लंदन शायद नहीं अभी फ़िलहाल जाएँगे। लेकिन उन्होंने अब ये फैसला भी कर लिया है कि वो जजेस ख़त में फ़रीक बनेंगे। ये भी खबर पहले आ चुकी है, लेकिन जो उसके बाद की इतलात है कि उनके जो है हाथ पाँव जोड़े जा रहे हैं कि मियाँ साहब ना करो, बस कर दो, जान दो, क्योंकि छोटे भाई की हुकूमत है, वो ख़तरे में। तो वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर हमें इस वक्त कोई निकालेगा तो हम इक़्तिदार से बाहर आ जाएंगे। और वो कहते हैं कि हम पैगाम देना चाहते हैं सब लोगों को जो इन सारे मामलात के पीछे जो इमरान खान के पीछे थे, कि भाई वो ठीक है, आपने सजाएं देनी थी लेकिन आप कुछ नहीं कर सके, तो फिर आपने हमको भी इम्प्लिकेट कर दिया चीज़ों में, हमारी भी मदद नहीं की, तो आइए आप खुद संभालिए। अब ये सिचुएशन है एक जानिब, लेकिन दूसरी जानिब की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को री-लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। मैं उससे एग्री नहीं करता कि नवाज शरीफ को री-लॉन्च करने की तैयारी हो रही है, लेकिन बहरहाल ये दूसरे मौक़िफ़ में भी जान है कि शायद नवाज शरीफ को आगे लाने की कोशिश हो रही हो कि जो हुकूमत की गिरती साख है वो अब बहाल हो जाए। अब देखते हैं कितनी बहाल होती है, लेकिन अब नवाज शरीफ अगर जजेस के खिलाफ बनेंगे तो फिर उनका ये मुतालबा होगा, जो मेरी इत्तला है, उनका मुतालबा ये होगा कि जजेस ये बताया कि जो फैसले इन्हीं जजेस ने जिन्होंने ख़त लिखा, इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ किए। एहतसाब अदालत के बाद सज़ा हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला आया, 2 बार आया, 3 बार आया, मरियम का भी आया, इनका भी आया। तो इन पर किसका दबाव था, क्योंकि जनरल नवाज शरीफ तो बहुत सरेआम ये कहते हैं कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, तो वो कहते हैं कि फिर ये बताया जाए कि किसने इन नवाज शरीफ को पर ये को सज़ा दिलाने के लिए दबाव डाला और किसने एहतसाब अदालत के जज को फैसला लिख कर भिजवाया था। ये उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट पर से नवाज शरीफ पूछना चाहते हैं। यानी वो जो अब इमरान खान मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, नवाज शरीफ उसमें शामिल होकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सबका एस्टेब्लिशमेंट जो उन्होंने नवाज शरीफ को निकाला, तो वो मुझे क्यों निकाला का जो मंत्रा था, या मुझे ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, जो इमरान खान का मौक़िफ़ है, वो बैलेंस हो जाएगा। और इससे लेकिन मुझे नाज़रीन ये लगता है कि पाकिस्तान में ये जो निज़ाम है, ये तेज़ी से तसादुम की जानिब बढ़ रहा है। अल्लाह खैर करे, क्योंकि तसादुम किसी के उसमें नहीं है। अगर ये सियासी तसादुम हो गया इस निज़ाम का, तो फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, जो सऊदी अरब की मदद से और बाद दीगर दोस्तों की मदद से बेहतर की जानिब माइल होते दिखाई दे रही है नाज़रीन। लेकिन अब आप ज़रा एक और बड़ी खबर भी सुन लीजिए। वो हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होते थे, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ साहब, अब वो सेनेट में आ गए हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश फिर हुक्मरानी की कुलबुला उठी है। जो ज़राए हैं उनके करीबी और सियासी ज़राए हैं, वो ये दावा करते हैं कि अब उन्होंने फिर एक बार फिर अपने दोस्तों की मदद से शहबाज शरीफ हुकूमत से मुतालबा कर दिया है कि साडा भी कुछ ख्याल करो। यानी वो ये कहते हैं कि जी मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। फिर बताया गया कि भाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनाया जा सकता, आप सेनेटर हैं, और जो कैबिनेट के रूल्स हैं उसमें जो डायरेक्टली इलेक्टेड है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चूँकि हेड कर सकता है कैबिनेट मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो वो फिर नहीं हो सकता। रूल्स में तरमीम करके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, रूल्स में गुंजाइश नहीं है इस वक्त। लेकिन माजी में परवेज़ इलाही को बनाया था पीपल्स पार्टी ने, तो लेकिन फिर ये कैबिनेट हेड नहीं कर सकेंगे और वो नहीं बनाया जा सकता। फिर उनकी जानिब से ये फरमाइश आ गई है कि मुझे सीनियर वज़ीर ही बना दें। अब सीनियर वज़ीर भी जो कैबिनेट के रूल्स हैं उसमें सीनियर वज़ीर भी हंगामी सूरत में वज़ीर-ए-आज़म की गैर मौजूदगी में काबीना के इजलास की सदारत कर सकता है। अब ये बड़ा एक मसला दरपेश है। इस हवाले से इत्तला ये है कि नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त नथिया गदी के करीब एक जगह पर अपने जो रिहाइशगाह है उनकी वहाँ मौजूद है, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वज़ीर कानून, वो दौड़े-दौड़े वहाँ गए थे। नवाज शरीफ साहब ने उनको बुलाया था, उनको उन्होंने ब्रीफिंग दी है इस हवाले से तफसील के साथ। और अब हुकूमत इस मकसद में है कि की करिए कित्थे जाइए, यानी हमें हम बचने की कोई राह तलाश कर रही है। अब देखिए हुकूमत बच सकती है कि नहीं, हम भी इंतज़ार करते हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए नाज़रीन। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जिसको एक दफ़ा इक़्तिदार का मज़ा जो चख लेता है, वो सारी ज़िंदगी इक़्तिदार में रहना चाहता है। यही हमारे सिस्टम का अलमिया है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।